चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, क्या जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में? सर ये जो पूरे इस बरसगीर के जो रिवर्स थे सारे, सर जैसे सिंध तास मुआहदा भी कहा जाता है, ये वो वाला है। उर्दू में सिंध तास मुआहदा कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। क्या है ये सिंध तास मुआहदा, क्यों करना पड़ा, किन ममालिक के दरमियान हुआ? सर इंडिया पाकिस्तानी, किसके? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हो रहा है पानी की तकसीम का, दरियाओं की तकसीम, ये द तो डिस्ट्रीब्यूशन ये वाटर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स। ये क्यों हुआ ऐसा? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ नक्शे से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। सर उस टाइम पे डैम्स थे वहां पर? सॉरी, किस जगह पर? यही 1960s में। जी डेफिनेटली डैम्स थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम डैम्स थे, शायद कोई डैम नहीं था पाकिस्तान में, छोटे छोटे डैम्स थे। Before 1960 we were just got realized on the rivers instead of storing the water. चलिए जी नक्शा देखिए, this is the disputed territory of the Kashmir. This is Pakistan. And this is India. ये जो टेरिटरी है ये है जी कश्मीर की टेरिटरी, जिसके ऊपर इंडिया का कब्जा है। इसको कहते हैं हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, IOK, IOK, हम इसको IOK कहते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी इंडिया का कब्जा है कश्मीर पे, ऑक्युपेशन है, इलीगल ऑक्युपेशन है, IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के जो 6 बड़े दरिया हैं, या जो इस रीजन के इंडिया और पाकिस्तान के 6 बड़े दरिया हैं, उनमें से 5 दरिया इस IOK में से निकलते हैं। 5 दरिया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में से निकलते हैं, इसके पहाड़ों में से निकलते हैं। इसके पहाड़ों में पहले चश्मे हैं, वहां पर बर्फ पिघलती है, वो चश्मे थोड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तो करते 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 वो दरियाओं की शक्ल बनाते हैं, और दरियाओं के बाद वो फिर वो बड़े बड़े मतलब वो रेजर्वायर ऑफ वाटर बनते हैं। तो उन 6 में से जो 5 दरिया हैं वो निकलते हैं जी इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। एक निकल के सीधा चला जाता है इंडिया में, और फिर ये है जी रावी, ये इस तरह से जी। आप नक्शा देखें तो ये फिर लाहौर में एंटर होता है रावी। दूसरा है जी सतलुज, ये ऊपर ही सियालकोट के नजदीक है, सियालकोट से पहले पाकिस्तान में इस तरह दाखिल हो जाता है। फिर आता है जी चनाब, चनाब डायरेक्ट पाकिस्तान में आता है। फिर आता है जेहलम, वो डायरेक्ट पाकिस्तान में आता है। और फिर ब्यास, ब्यास भी इस तरह निकल के इंडिया के अंदर जाता है, और ये पाकिस्तान में शायद नहीं आता, ठीक है, ये यहां से समुद्र में चला जाता है। तो जो 6 में से जो 5 बड़े दरिया हैं, 1 2 3 4 5, ये निकलते कहां से हैं, इनके हेड कहां? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। और उनमें से 3 दरिया निकलने के बाद इंडिया में चले जाते हैं, इंडिया में घूमते फिरते रहते हैं, और फिर कहीं वो पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन 2 दरिया ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल के पाकिस्तान में बहना शुरू हो जाते हैं। और इन सबका जो बड़ा दरिया है, जो सबसे बड़ा दरिया है इसका, उसका नाम है इंडस रिवर, दरिया सिंध जिसको कहा जाता है।
जिसको दरिया सिंध कहा जाता है। दरिया सिंध इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से नहीं निकलता, ये निकलता है गिलगित बल्तिस्तान से, ये गिलगित से निकलता है, गिलगित से निकलता है और फिर चलता 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 ये बहेरा अरब के अंदर गिरता है। गिलगित इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये कहते हैं कि जो इंडिया, ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान में से ही निकलता है, पाकिस्तान के इलाके गिलगित में से निकलता है और फिर पाकिस्तान में घूमता फिरता है पूरे पाकिस्तान में, और घूमने के बाद ये सारे दरिया एक्सेप्ट ब्यास, मेरे ख्याल में ब्यास जोन्स है वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होता, बाकी सारे दरिया फिर घूम फिर के चूंकि पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। और एक इलाका है जिसका नाम है पंजनद, पंजाब का जी। इलाका है पंजनद। इस पंजनद के अंदर ये सारे 5 के 5 दरिया आपस में मिल जाते हैं, ये एक इलाका बनाते हैं पानी, और फिर ये स्ट्रीम मिल के दरिया जो उनसा है ये बहता है दरिया सिंध, और फिर ये दाखिल हो जाता है समुंदर के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द वाटर एक्चुअल जो इसकी है। अच्छा जी, अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के चूंकि शुरू से ही हालात एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जंग में लगे रहते हैं, और पाकिस्तान ने 1948 में राइट आफ्टर बर्थ दोनों ममालिक ने एक जंग देखी। तो उसके बाद से ही 1949, 1952, actually, so in 1949, 1952, and 1955, during these 3 years, India tried to stop the water flow of the Darya Jhelum and Darya Chenab to the Pakistan. उसने क्या करी कि यहाँ पर उसने पाकिस्तान को फ्लो ऑफ वाटर को रोक दिया, जो पाकिस्तान के अंदर दरिया आ रहे थे, ये वाले 2 दरिया। ठीक है, बाकी 3 दरिया तो चलो इंडिया में से जाते हैं, तो उसको तो इंडिया यूटिलाइज कर ही रहा था, लेकिन उसको चूंकि ट्रीटी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान वाज आल्सो क्लेमिंग द वाटर अथॉरिटी ऑन द दरिया रिवर एंड आल्सो सतलुज। लेकिन इंडिया क्या कर रहा था कि उसने 3-4 सालों में कंसेक्टिवली द फ्लो ऑफ वाटर जो था, जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा था, उसको उसने रोकने की कोशिश की। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान का फ्लो ऑफ वाटर रोक दिया जाए, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरिया का पानी रोक दिया जाए, तो दैट विल बी अ ह्यूज बेसिकली अ थ्रेट फॉर द पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, बिकॉज पाकिस्तान की 70% जो इकोनॉमी है, जो पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन है, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, एंड एग्रीकल्चर इज नथिंग विदाउट वाटर। तो जब इंडिया आपका पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, या पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं का पानी रोक रहा है, सो पाकिस्तान गॉट रियलाइज के देयर शुड मस्ट बी अ ट्रीटी, एक मुआहदा होना चाहिए इन विच इट इज दिस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड कि कौन से दरिया का पानी पाकिस्तान का है और कौन से दरिया का पानी इंडिया का है। तो बिफोर दैट ट्रीटी इंडिया का जब दिल चाहता है वो पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं का पानी रोक देता है। तो इन 1960
और ये दिस इज द ओनली ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विच इज स्टिल अलाइव, जो कि अभी भी अलाइव है, विच इज स्टिल अलाइव। दिस इज द ओनली ट्रीटी, ये वाहिद ऐसी ट्रीटी है दोनों मुल्कों के दरमियान जो किसी ना किसी हवाले से अभी तक जिंदा है। ऑल्दो इंडिया इज आल्सो वायलेटिंग डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के क्लॉजेज को बहुत ज्यादा वो वायलेट कर रहा है, बट स्टिल इट इज अलाइव, इट इज अलाइव, ये अभी भी जिंदा है किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी हालत के अंदर। सो इन 1960 So in 1960 1960 में with the help of World Bank, Pakistan and India designed a treaty for the distribution and right of water of rivers. तो 1960 में विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज बेसिकली निगोशिएटर, मीडिएटर, ये दरमियान में निगोशिएटर है, मीडिएटर है, यानी दो फ्रीकैन अगर आपस में लड़ जाएं तो दरमियान में कोई बड़ा उनके आपस में सुलह करवाता है और दरमियान में एक निगोशिएटर का रोल प्ले करता है, मीडिएटर का रोल प्ले करता है। सो इसके अंदर भी वर्ल्ड बैंक became as a mediator or negotiator between Pakistan and India to clearly design a treaty for the distribution and the right of the rivers, कि कौन कौन से दरिया का पानी पाकिस्तान का है और कौन कौन से दरिया का पानी इंडिया का है। सो क्लियरली बड़ा सिंपल तय हो गया ये। अच्छा, अब हम इसके देख लेते हैं जी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी। इस ट्रीटी के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 है जी राइट ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, यानी रावी, सतलुज एंड बियास वाज गिवन टू इंडिया। इंडिया को 3 जो मशरकी दरिया हैं जो राइट साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, जो इंडिया के अंदर दाखिल होते हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, इसके पानी का मुकम्मल हक किसको दिया गया जी? इसके पानी का मुकम्मल हक दिया गया इंडिया को। एंड राइट ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चनाब and Jhelum was given to Pakistan. So this is the first, the point which is the right of 3 eastern rivers, 3 जो मशरकी दरिया हैं उनका राइट किसको दिया गया जी? इंडिया को। के the right of 3 eastern rivers was given to the India and the right of 3 western rivers, जो 3 मगरिबी दरिया हैं उनमें से एक है जी जेहलम, फिर है जी चनाब और फिर आता है जी इंडस। तो इन 3 दरियाओं का जो राइट था वो किसको दिया गया जी? पाकिस्तान को। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। The second point is the World Bank will provide finance to construct dams and barrages in Pakistan. जाहिर सी बात है, पहले 6 दरिया थे, अब 3 दरिया हो गए हैं, यानी दरिया तो कम हो गया। तो डेफिनेटली इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर मस्ट बी सम डैम्स और बैराज, डैम्स होने चाहिए, बैराज होने चाहिए, जहां पानी को स्टोर किया जा सके। तो ये कहा गया जी कि वर्ल्ड बैंक विल फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक पैसे देगा टू फाइनेंस द डैम्स एंड बैराज इन पाकिस्तान एंड इंडिया। दिस इज द सेकंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम क्रिएटिंग प्रॉब्लम पॉइंट। ये तीसरे पॉइंट की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इशू चल रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और दोनों कंट्रीज के आपस में बहुत ज्यादा इजलास होते हैं, तो उसको लेकर जो सब चीजें चल रही हैं वो इस तीसरे पॉइंट को गलत इंटरप्रेट करने की वजह से हो रही है। और वो तीसरा पॉइंट है क्या? द थर्ड पॉइंट इज, जी ये जरा पढ़िए आप, ये क्या है? India can India construct can construct कंस्ट्रक्ट, hydroelectric projects from Pakistan or Pakistani rivers in Kashmir, but cannot construct dams. जी इसका जरा थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए, फिर आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। ठीक, इसमें तीन चार चीजें हैं। देखें, सबसे पहले जी इंडिया को इजाजत दी गई है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्या कंस्ट्रक्ट कर सकता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। क्या कंस्ट्रक्ट कर सकता है? Hydroelectric project. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है? सर पानी से वो बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट होते हैं, हाँ जी, पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट होता पन बिजली है। का तो जी, इंडिया वो प्रोजेक्ट लगा सकता है किन दरियाओं के ऊपर? जो पाकिस्तानी दरिया है, पाकिस्तानी कौन से दरिया? जेहलम और सर इंडस, चिनाब और जेहलम। लेकिन वो चिनाब और पे जेहलम पे कर सकता है क्योंकि इंडस तो ऑलरेडी पाकिस्तान में था। इंडस के ऊपर तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडस तो है ही पाकिस्तानी टेरिटरी में, गिलगित के अंदर है। तो गिलगित के अंदर आके जी इंडिया अपना प्रोजेक्ट लगाएगा कोई, तो वो प्रोजेक्ट लगा सकता है कहां पर? कश्मीर में, जो इंडिया के कब्जे में जी, जेहलम और चिनाब पर। है, जेहलम और चिनाब के ऊपर। लेकिन क्या नहीं कर सकता? पाबंदी किस चीज की है? डैम नहीं बना सकता, डैम क्या होता है? पानी रोक नहीं सकता, पानी रोक नहीं सकता, रिजर्व नहीं कर सकता उनका पानी। डैम का मतलब है जी वाटर स्टोरेज कंस्ट्रक्शन। डैम का मतलब होता है एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जो पानी को स्टोर कर लेती है, जो पानी को स्टोर कर लेती है अपने पास। तो इंडिया पानी को स्टोर नहीं कर सकता। हाँ हाँ, इंडिया क्या कर सकता है कि पानी से बिजली पैदा कर लेता है, कर सकता है, वो भी कश्मीर के अंदर। अब इंडिया क्या कर रहा है कि उसने इस पॉइंट का फायदा उठाते हुए उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो वो लगा ही रहा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ साथ पाकिस्तानी दरिया जो इंडिया में, जो कश्मीर में से आ रहे हैं, उन दरियाओं के ऊपर वो डैम भी बना रहा है और उसके बाद वो बैराज बना रहा है। क्या बना रहा है? डैम और बराजेस। डैम और बैराज। यानी डैम का मतलब है पानी स्टोर कर रहा है, पाकिस्तानी दरियाओं का पानी अपने पास स्टोर कर रहा है, और फिर दूसरा वो बैराज बना रहा है। ये बैराज क्या होता है? सर ये इसकी अ, इसमें बिराज में ये होता है कि इसमें लार्ज गेट्स वगैरह होते हैं आपके, जी मतलब ये छोटा डैम इसको कह सकते हैं, मतलब इसका लो हेड होता है इसका एज कम्पेयर टू डैम। ठीक है। तो ये करता क्या, इसका मकसद क्या होता है? देखिए, बैराज का मकसद ये होता है कि ये एक छोटा सा डैम होता है, थोड़ा सा जी पानी स्टोर करता है, और उसके बाद इसके आगे गेट होते हैं, और ये दरिया के रुख को मोड़ने और नहरें निकालने के काम आता है। जी ठीक है। ठीक है। यानी इसके बाद इसके आगे जो गेट लगे होते हैं, वो गेट जब खोलते हैं तो वो नहरें उसमें से बनती हैं। तो जो बैराज है वो बेसिकली नहर बनाने और नहरें निकालने और दरियाओं का रुख मोड़ने में इस्तेमाल होता है। यानी कि किसी भी दरिया का अगर हमें रुख मोड़ना है तो उसके आगे हम बैराज बनाएंगे, और अगर हमने वहां से नहरें भी निकालनी है तो हम गेट लगाकर उसकी नहरें निकाल लेंगे। यानी जो गेट खोलेंगे वो नहर चलना शुरू हो जाएगी, जो गेट बंद करेंगे वो नहर बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है कि पाकिस्तानी दरियाओं के ऊपर डैम बना रहा है, और पाकिस्तानी कौन से दो दरिया? झेलम और चिनाब।
और उसके बाद वो क्या कर रहा है, बैराज बना रहा है, और बैराज बनाकर वो दरियाओं का रुख मोड़ रहा है। अब वो कौन कौन से डैम किस पर बना रहा है ये बात डिस्कस करते हैं, फिर आज का टॉपिक खत्म करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी वायोलेशंस। वायोलेशन इंडिया क्या कर रहा है? सबसे पहले इंडिया वायोलेशन कर रहा है कि इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग इंडिया कंस्ट्रक्टिंग किशन गंगा डैम और रिवर झेलम, झेलम रिवर के ऊपर, और ये कर रहा है कश्मीर के अंदर, इन कश्मीर, यानी पाकिस्तान में पानी दाखिल होने से पहले, पाकिस्तान में पानी दाखिल होने से पहले इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग किशन गंगा डैम ऑन रिवर झेलम। रिवर झेलम के ऊपर वो पानी, पाकिस्तान का पानी स्टोर कर लेता है, क्योंकि कश्मीर पर इंडिया का कब्जा है, तो बेसिकली पानी के ऊपर भी इंडिया का कब्जा पूरा हो चुका है। तो वो जो रिवर झेलम है उसके ऊपर वो एक डैम बना रहा है। उसके बाद सिमिलर टू दैट बगलीहार डैम एक बना रहा है, वो एक डैम बना रहा है जिसका नाम है बगलीहार डैम, और वो बगलीहार डैम बना रहा है चिनाब रिवर के ऊपर। तीसरा वो काम क्या कर रहा है? इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग वोलर बिराज, वो वोलर बिराज बना रहा है झेलम के ऊपर, और वो जो पानी डैम से निकल के थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ आ रहा है उसका भी रुख मोड़कर वो एक बिराज बना के उसको इंडिया में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द वाटर टेररिज्म बाय द इंडिया। इंडिया की तरफ से एक वाटर टेररिज्म है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। तो these are the three violations which India is keep doing right from 1992। 1992 से ये बगलीहार डैम भी बना रहा है, किशनगंगा डैम भी बना रहा है, और वोलर डैम भी, वोलर बिराज भी वो बना रहा है। So Pakistan always try to resolve the issue in front of World Bank with the help of the World Bank, but India is not coming on any resolution point। किसी भी solution point के ऊपर इंडिया नहीं आता। इंडिया बस पाकिस्तान के पानियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज द इंडस वाटर ट्रीटी। इस वाले से कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है ये? जी सर। तो सर इंडिया को वैसे कोई पूछते क्यों नहीं है ये वर्ल्ड बैंक में? हाँ ये चीज है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं आप कश्मीर के ऊपर भी, कि कश्मीर के लोगों पर इंडिया क्यों कब्जा करके बैठा हुआ है, और इंडिया को बिल्कुल क्यों नहीं, कश्मीर इशू पे क्यों नहीं पूछता। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन आप मैप कर सकते हैं इसराइल के ऊपर, कि वो फलस्तीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा, तो इसराइल को कोई पूछता क्यों नहीं है? क्या वर्ल्ड बैंक, क्या यूनाइटेड नेशन, क्या सिक्योरिटी जितने भी सारे हैं हैं? जी सर बिल्कुल ऐसे। इसका एक ही आंसर है भाई, और बड़ा वैलिड आंसर है वो। इसका एक ही आंसर है कि दुनिया में जितनी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ना, वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं जी,
उन इदारों में सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जनरल असेंबली है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जितने भी ये इदारे बने हुए हैं, दीज आर जस्ट पैरालाइज्ड इदारे, ये पैरालाइज हैं। और पैरालाइज क्यों हैं? बिकॉज नन ऑफ देम हैज एनी बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स का क्या मतलब होता है? उनके पास फौज नहीं है जो अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करवा सके। किसी भी इदारे के पास, दुनिया के इदारे के पास फौज नहीं है, उसके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करवा सके। देखें, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास अदालतें होती हैं, अदालतें एक डिसीजन देती हैं कि इस आदमी को जेल में डाल दो। जी उस सर, आदमी को जेल में डालने का काम कौन करता है? फोर्स ही करती है, पुलिस के लग जाता है नहीं आगे। कैसे है? यानी अदालत के अंदर एक जज बैठा हुआ है जिसके पास ना कोई पिस्टल है, ना उसके पास कोई डंडा है, उसके पास सिर्फ एक ताकत है कलम की। वो कलम की से लिख देता है, पेन से लिखता है कि दिस पर्सन इज सेंटेंस फॉर 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इस आदमी को 10 साल की कैद। अब वो 10 साल की कैद कौन देता है उसको? वो देती है पुलिस। ठीक है। अब अगर पुलिस ना हो, अदालत मौजूद हो, और अदालत रोज फैसले लिख लिख के लोगों के खिलाफ, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने वाला कौन है? अगर पुलिस ना हो, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि पुलिस इज द बाइंडिंग फोर्स। वो डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाती है, वो डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाती है। तो ये जितने भी इदारे बने हुए हैं, सलामती कौंसिल है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हेग कॉन्फ्रेंस है, जिनेवा कन्वेंशन, जो कुछ भी, इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो जो फैसला करें उस फैसले को इंप्लीमेंट भी करवा लें फिर वो। ठीक है। यानी उनके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस बाइंडिंग फोर्स, नो कंट्री कैन बॉदर देयर रूलिंग्स। वो उनकी रूलिंग को बॉदर नहीं करते। कहते हैं यार बोलता है तो जनरल असेंबली बोलता रहे, हमारी क्या है? हमारा अपना मामला है, जनरल असेंबली को क्या पड़ी हुई है कि हमारे मामले में आए। हाँ, यही जनरल असेंबली के पास फौज होती और वो अगले दिन तड़ी लगाती, भाई ये कश्मीरियों को वोट का राइट दो या कश्मीरियों को आजाद करो, नहीं तो मैं भेज रहा हूँ अपने फौज। तो इंडिया चुप करके कर लेता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी बाइंडिंग फोर्स, इनके पास कोई ताकत नहीं है। तो जो गरीब मुल्क है पाकिस्तान जैसे, वो तो बेचारे चुप करके मान लेते हैं। जो इसराइल जैसे मुल्क हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं जी आप साइड पर हो जाए, आपका मामला ही नहीं है, ये जनरल असेंबली का मामला ही नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल का मामला ही नहीं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जी सर। अफगानिस्तान किसी भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं है, जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है, और वो देख लें कि अपनी मर्जी की बातें मनवाता है वो दुनिया से। ऐसा ही है। ठीक है, वो अपनी मर्जी के टर्म्स के ऊपर यूएसए के साथ वो अपनी नेगोशिएशंस कर रहा है। तो किसी बंदे ने बड़ा एक जोक बना हुआ था, अफगानियों से पूछा कि यार आप लोग अनपढ़ हो तो आप लोग क्या करते? उसने कहा यार हम लोग आप लोगों की तरह लोगों के इदारों के अंदर जाके नहीं बैठते, उनकी बूट पॉलिश नहीं करते। हम लोग कभी किसी इदारे के मेंबर नहीं है, इसलिए हम पर किसी के जोर भी नहीं चल सकता, हम अपनी मर्जी करते हैं। तो जो बाइंडिंग फोर्स है, फोर्स के ना होने की वजह से ये कोई भी इदारा इंडिया को या इसराइल को नहीं कह सकता कि यार आप ये क्यों दरियाओं के ऊपर बदमाशी कर रहे हो, क्यों आप फलस्तीनियों पर बदमाशी कर रहे हो। ये जो करना है पाकिस्तान ने खुद ही करना है। ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी और ये क्वेश्चन एज इट इज ही आएगा और आपने इसी तरह ही इसको 10 से 12 लाइंस के अंदर लिख देना है जिस तरह मैंने आपको बताया। इससे ज्यादा का लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी सर। चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी तलहा सजाद। जी सैयद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर वो ये पूछना था, वो आपने जो क्विज 1 रीटेक लेना था सर, उसका बता दें कब लेंगे काइंडली। देखता हूँ ना कि किस किस बंदे ने ईमेल की हुई है, फिर उससे मैं डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। मैं ईमेल का सर रिप्लाई। मैंने मेल कर दी थी आपको। ठीक है, मैं देखता हूँ आज। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर।